नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग बहुत ही एक सुंदर वनस्पति है, वृक्ष है, जिसको हम लोग आरगवत बोलते हैं या अम्लतास बोलते हैं। उसका हम लोग पूरा द्रव्य गुण, रस वीर्य विपाक और उसका कार्य, यह हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिखाता हूँ ताकि आप लोग पहचान पाए कि आप सभी लोगों ने पढ़ा है। मेरा ये जो भी लेक्चर है ये केवल और केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग के लिए है। और कोई भी मेडिसिन का प्रयोग करते समय चिकित्सीय परामर्श लेना बहुत जरूरी है। मैं ये कंसिडर करके बताता हूँ जो भी चीजें, कि जो भी सुनने वाले वो मेरे चिकित्सक लोग हैं और उनको बेसिक चीजें सब मालूम है। तो आप लोग के स्क्रीन पे ये आरगवत दिखेगा, आप लोगों ने यूज भी किया है, आप लोग इसको जानते भी हैं। पूरे अपने भारत की राजधानी है, वहां पे आरगवत के वृक्ष जो हैं वो सब जगह लगे हुए हैं। तो चलिए हम आरगवत पे ही बात करते हैं। इसका लैटिन नेम है कैसिया फिस्टुला, और ये चरक संहिता में इसको बहुत ज्यादा प्रधानता दी गई है। इसको कुष्ठग्न गण में, जो लेप्रेसी या कुष्ठ की बीमारियां होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, उसके जो गण बताए हैं 10 द्रव्य, उसमें कुष्ठग्न महाकषाय में इसका उल्लेख किया गया है। उसी तरह से कंडुग्न गण में, कंडु मतलब खुजली, जब इचिंग की समस्या होती है तो कंडुग्न गण के द्रव्य देते हैं, तो उसमें आरगवत भी है, अमलतास भी है। इसी तरह से विरेचन गण में इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह स्त्रंसन कार्य करके मल को पचाए बिना पचाए कैसे भी पेट साफ कर देता है, स्त्रंसन कार्य करता है और सुखपूर्वक मल को निकालता है। इसीलिए इसको विरेचन गण में भी बोला है। और तिक्त स्कंद में भी इसका उल्लेख किया गया है। उसी तरह से सुश्रुत संहिता में तो इसके नाम से गण ही बना दिया है, आरग वदादि गण, आरग वदादि कषाय। और कफ की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें जहां पर कफ और क्लेद निकालना है वहां पे आरग वदादि गण का प्रयोग करते हैं। इस तरह से श्यामादि गण में सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख है। अधोभागहर गण
मतलब नीचे से दोषों को निकालने वाला अधोभाग हर गण है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। और इसका कुल देखेंगे तो शिम्बी कुल है, लेगुमिनियासी कुल है, जो दाल का कुल होता है वैसा इसका कुल है। और अगर हम लोग देखेंगे तो उपकुल देखेंगे तो पुतिकरंज का उपकुल में इसको सम्मिलित किया गया है। और आरगवध नाम क्यों है, यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आरगवध का मतलब होता है कि जो रोगों को दूर करते, रोग का वध कर दे, आरगवध, रोग को दूर करने वाला आरगवध। उसी तरह से इसको आरोग्य शिम्बी बोलते हैं। शिम्बी धान्य मतलब ऐसे जो दाल होते हैं ना, वैसे ही उस गण में। तो आरोग्य शिम्बी, ऐसा ये बीज इसके अच्छे होते हैं जो आरोग्य प्रदान करते हैं। फिर इसको स्वर्णाट बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको दीर्घ फल बोलते हैं क्योंकि लंबे लंबे फल आते हैं। और जो ये जो बड़े बड़े फल आते हैं तो इसको मंकी स्टिक भी बोलते हैं, क्योंकि बंदर लोगों को ये बहुत पसंद आता है, बंदर इससे खेलते हैं। तो जहां पर भी बंदर होते हैं ना, वो आप देखिएगा मंकी स्टिक बोलते हैं। तो इसको दीर्घ फल भी बोलते हैं, राज वृक्ष बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर ऐसा वृक्ष है। इसके फूल इतने सुंदर रहते हैं तो ऐसा लगता है कि जब ये आ जाए तो राजधानी चमक जाती है। और हमारे दिल्ली में तो इतना ज्यादा है ये, इसलिए इसको राज वृक्ष भी बोलते हैं। और शम्बाक, शम्बाक, शम्बाक मतलब है कल्याणकारी फल देने वाला। क्योंकि इसका जब हम आरगवत का कषाय का प्रयोग करते हैं ना, तो कभी भी लूज मोशन होता है तो तकलीफ नहीं होती, डिहाइड्रेशन नहीं होता, अच्छे से पेट साफ हो जाता है। तो सुख देने वाला, कल्याणकारी, बहुत सारी बीमारियां पेट के उससे होती है, तो अगर पेट साफ कर दे तो सब चीजें ठीक हो जाती है, इसलिए कल्याणकारी फल देने वाला शंबाक ऐसा बोलते हैं। उसी तरह से इसको चतुरंगुल भी बोलते हैं। पर्व संधि में 4 अंगुल, ऐसे देखें तो 4 अंगुल के इसमें संधियों में अंतर रहता है, ऐसे पर्व रहते हैं, इसलिए पर्व संधि में 4 अंगुल अंतर रहने के वजह से इसको चतुरंगुल बोलते हैं। इसी तरह से आर्यवत मतलब मलों को बाहर निकालने वाला, आर्यवत ऐसे बोलते हैं। फिर इसको व्याधि घात भी बोलते हैं, इसको कृतमाल बोलते हैं क्योंकि फूल का माला धारण करता है। पूरा वृक्ष अगर आप देखेंगे तो इतना सुंदर वृक्ष है, आप लोग देखिए फूल लगा हुआ है ये। और ऐसे दिल्ली में आप कहीं पर भी जाएंगे तो आरगवत के वृक्ष चारों ओर लगाए हैं। जो नेशनल कैपिटल रीजन है एनसीआर, वहां पे आप देखिए पूरा आरगवत ही आरगवत है। उसी तरह से यह कृतमाल, फूलों की माला धारण करता है। इसके फूल जो है वो सुंदर वर्ण के होते हैं, इसलिए सुवर्णक ऐसे बोलते हैं। इसको कर्णिकार बोलते हैं। प्रग्रह स्वर्ण भूषण, ऐसा लगता है सोना सोना आ गया है, स्वर्ण का आभूषण धारण किया है, इस तरह से स्वर्ण भूषक बोलते हैं। फिर मंथान, रोचन, नृप्रद्युप, राजा लोग को बहुत प्रिय होता है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि पूरा राज्य एकदम सुख पूर्वक, सुख समृद्धि आ गई है, इसलिए नृप्रद्युप बोलते हैं। हेम पुष्प बोलते हैं, राज तरु बोलते हैं, इसको कंडुग्न नाम भी बोलते हैं कि खुजली दूर करता है। फिर ज्वरांतक बोलते हैं, स्वर्ण पुष्प, क्योंकि फूल जो है वो सोने की तरह लगते हैं, स्वर्ण पुष्प बोलते हैं। फिर अरुज बोलते हैं, कुष्ठ सूदन, जो कुष्ठ को नष्ट करता है इसलिए कुष्ठ सूदन। फिर कर्णाभरणक, फिर महाराजद्रुम, महदीप, व्याधिघ्न, करणी, व्याधिजित, आरोग्य, अधेरेचन। फिर उसके बाद में स्वर्णांग। इतना इसका पर्याय नाम है ना, और सच में बहुत ही सुंदर ये वृक्ष है। आप लोग ने इसका देखिए फूल कितना सुंदर, एकदम इतना चमकता है जैसे गोल्डन है पूरा। और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये वृक्ष जो रहते हैं वो 8 से 10 मीटर बड़े बड़े रहते हैं। और इसके पत्ते होते हैं वो संयुक्त रहते हैं, 0.33 मिलीमीटर के रहते हैं। 8 से 16 ऐसे एक बार में आते हैं, एक डाली में आते हैं। पत्ते जो रहते हैं वो 5 से 15 सेंटीमीटर के रहते हैं। फूल पीले रंग के गुच्छे में आते हैं। और उसमें 10 पुम केसर भी रहते हैं, पोलन जो रहता है वो भी रहता है। और 3 बड़े और 3 छोटे ऐसे पोलन आते हैं। उसी तरह से फूल जो रहता है वह भी बहुत, फूल का जो डंडा होता है वो भी बहुत सुंदर आकर्षक होता है। फल होता है तो फल तो जिस तरह से शेंग होता है ना उस तरह से लंबा आता है। आप लोगों ने ये देखा होगा, लंबा लंबा डंडे की तरह, इसको शेंग बोलते हैं मराठी में। और वो 0.33 से 1 मीटर तक भी हो सकते हैं, 1 मीटर तक इतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं। और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई के होते हैं, कठिन होते हैं और लटकते हैं पेड़ पे। और वो अब पहले तो हरे रहते हैं, बाद में वो काले हो जाते हैं। और फल की जो मज्जा रहती है वो काली होती है, और अंदर में बीज रहते हैं उसमें। बीज तो बहुत ही सुंदर रहते हैं। 1 मिनट में आप लोगों को बीज दिखाता हूँ।
आरकवत का बीज जो है ना इतना बढ़िया रहता है ना, देखिए कितना एकदम सॉफ्ट है, ऐसा रहता है। और ये आरकवत का आपने देखा, ये शेंग रहता है, इसमें चार चार अंगुल रहता है और बीच बीच में पर्व रहता है। और ये इतना बढ़िया वनस्पति है कि इसको गर्म करके, पानी में गर्म करके इसको फोड़ते हैं और फिर उसको बीज को निकालते हैं। तो हम लोग विरेचन के लिए जो फल की जो मज्जा होती है, बाहर का हिस्सा, बीज नहीं, बाहर का हिस्सा, उसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। आरक कषाय, फल मज्जा का ही प्रयोग हम लोग विरेचन के लिए देते हैं। और इसकी उत्पत्ति अगर देखें तो पूरे भारत में सब जगह ये होता है, उत्पन्न होता है। इसमें देखें तो यह गुरु गुणात्मक होता है, स्त्रंसन कार्य करता है और स्निग्ध होता है। रस देखेंगे तो मधुर और तिक्त रहता है, इसलिए बंदर जो होते हैं, मंकीस, वो बहुत खाते हैं क्योंकि मीठा होता है, उनका पेट भी साफ हो जाता है। इसका विपाक है, पेट में जाने के बाद ये मीठा होता है, मधुर होता है, वीर शीत है। और इसका प्रयोग जो है वो मधुर शीत होने, मधुर स्निग्ध होने की वजह से वात शमन करता है। मधुर और स्निग्ध होने से वात का शमन करता है, शीत वीर्य होने से पित्त का शमन करता है, स्त्रंसन करने से पूरे बॉडी का जो हीट है, पित्त है, रक्त दुष्टि है, वो सब साफ कर देता है और कफ का भी शोधन कर देता है। इसीलिए बोलते हैं वाग्भट चिकित्सा स्थान पहला में, अध्याय पहला में 115वां नंबर का श्लोक में वाग्भट जी बोलते हैं कि पित्तम व कफ पित्तम व पक्वाचय गतम हरे स्त्रंसनम, मतलब वात पित्त विकारों में यह संशमन करके और पित्त कफ विकारों में संशोधन के रूप में प्रयोग होता है। और स्त्रंसन कार्य करता है, पूरा मल को कैसे भी, जो जैसा भी आम है, मल है, सबको निकाल देगा, पकाए बिना पकाए कैसे भी पेट साफ करे, सुख पूर्वक कर देगा। तो इसलिए त्रंसन कार्य में आरगवत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। विरेचन में त्रिविध बोले है और तीव्र विरेचन में अलग अलग द्रव्य बोले हैं, लेकिन त्रंसन कार्य में आरगवत सबसे श्रेष्ठ बताया है। हम लोगों ने विरेचन के 4 टाइप पढ़े हैं। अनुलोमन करने में हरितकी श्रेष्ठ है, रेचन करने में त्रिवित है, और कुटकी है भेदन करने में, और त्रंसन कार्य में आरगवत। और ये शोथग्न भी है, शरीर का पूरा पानी निकाल देता है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर जो एक्स्ट्रा जमा है, तो शोथ को दूर करता है, वेदना स्थापन करता है, कुष्ठग्न बताया है। और ग्रंथि शोथ अगर कहीं रहे, वातरक्त व्याधि रहे, तो वातरक्त में हम लोग विरेचन देते हैं, वायु और रक्त का आवरण होता है, तो आम बात में इसका प्रयोग करते हैं, आम को पूरा निकालता है, बॉडी को क्लीन करता है, वो कोई व्यापत नहीं करता है। संधिवात में इसका प्रयोग करने से सूजन और वेदना कम हो जाती है। और गले की बीमारी में जैसे गलगंड वगैरह है, अपची है, तो इसका काढ़े का हम लोग गार्गलिंग या कवल गंडुश कराते हैं, तो वह बहुत अच्छे से ठीक होता है। आजकल हम लोग सुबह पढ़ रहे हैं गल चालू और मातरोहिणी, अलग अलग हम गलौग, ये मास्तान, ये बहुत सारी बीमारियां सुबह के हम सेशन में पढ़ते हैं। तो कंठ की जितनी भी बीमारियां हैं, गले की, अंदर की, बाहर की, सब में आरगवत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और कुष्ठ व्याधि है, कंडू व्याधि है, उसमें पत्तों का लेप लगाते हैं या पत्तों का हम चूर्ण बना के उद्वर्तन करते हैं, तो कुष्ठ और कंडू जो है वो पूरी तरह से नष्ट होता है। ऐसा चरक सूत्र स्थान अध्याय तीसरा में, आरक वध्य अध्याय, इसके नाम से ही चरकाचार्य जी ने नाम एक अध्याय लिख दिया है, आरक वध्य अध्याय। उसमें इतना उद्वर्तन अध्याय, उद्वर्तन के लिए सारे योग बताए। तो आरक वध को श्रेष्ठ बताया है उद्वर्तन के लिए, क्योंकि कुष्ठ को अच्छा करता है, कंडू को अच्छा करता है, और स्किन के सारी बीमारियों को ठीक करता है। इतना ये दिव्य और आकर्षक और गुण में उपयोगी, इतना बढ़िया ये वृक्ष है, इसीलिए इसका नाम राज वृक्ष है। राजाओं, मतलब वृक्षों में राजा है ये। इसी तरह से यह वातर संस्थान में वेदना स्थापन करता है, वात व्याधि में उपयोगी है। इसमें थोड़ा तिक्त रस भी होता है, तो ये अग्नि को भी बढ़ाता है, अरुचि को भी दूर करता है, यकृत को उत्तेजना का कार्य करता है, स्निग्ध होने से अनुलोमन कार्य करता है, इसी तरह से त्रंसन कार्य करता है। मृदु विरेचन में ये श्रेष्ठ बताया, त्रंसन में श्रेष्ठ बताया। अरुचि है, विबंध है, उदावर्त है, शूल है, यकृत शोथ, हिपेटाइटिस है, हर तरह के हिपेटाइटिस में, हिपेटोमेगाली में, जॉन्डिस में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया या हिमोलाइटिक जॉन्डिस हो गया, हर में ये बहुत अच्छा काम करता है। और कोई भी एज में, एज ग्रुप, बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, गर्भिणी हो, किसी को भी अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, तो हम लोग आरगवत की फल मज्जा जो है वो हम उसका काढ़ा बना के देते हैं, या फिर उसका जो अंदर की मज्जा होती है उसका लेप लगाते हैं। बच्चों को अगर हम लोग नाभि में लेप लगा दे, पेट पे लेप लगा दे, तो वो लेप लगाने से भी इतना प्रभाव है कि पेट साफ हो जाता है। इसी तरह से रक्त व संस्थान में हृदय कार्य करता है, हार्ट को ताकत देता है। श्रोथर है,
रक्त की शुद्धि करता है, क्योंकि रक्त से सारा दुष्टि निकल रहा है, रक्त का प्रसादन कार्य करता है। और हृदरोग, रक्त पित्त, वात रक्त और शोथ में काम करता है। श्वसन संस्थान में मधुर स्निग्ध होने की वजह से कफ का निस्तारण करता है। मृदु होने से अवयवों को मृदु कर देता है। स्निग्ध होने से अवयव को, जैसे ब्रोंकिएक्टाइटिस हो गया, सीओपीडी हो गया, या फिर निमोनाइटिस हो गया, वहां पे लंग्स थोड़ा हार्ड होने लगती है। या फाइब्रोसिस हो गया लंग्स में, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया, उसमें मृदुता लानी है क्योंकि वो हार्ड हो रहा है। तो आरक वध का हम प्रयोग करते हैं, तो यह उसको सॉफ्ट करता है, अवयव को सॉफ्ट करता है। शुष्क काश में, सकफ काश में इसका प्रयोग करते हैं। इसके फूल का अवलेह सकफ काश में देते हैं, अवलेह बना के, या शुष्क काश में, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कफ छुट छुट के निकलने लगता है और श्वसन मार्ग खुल जाते हैं, स्रोतोरोध दूर हो जाता है। इसी तरह से मूत्र संस्थान में मूत्रल कार्य करता है, मूत्र अधिक उत्पन्न करता है, मूत्र मार्ग का स्नेहन होने लगता है। और बीज का चूर्ण जो है, बीज का, वो मधुमेह को कंट्रोल कर देता है। आरक वध जो है, इसका प्रयोग अगर हम लोग ज्वर में करें, शोथ में करें, तो ज्वरग्न है, शोथग्न है। इसी तरह से शोधन कार्य करता है, बहुत ही अच्छा द्रव्य है। पित्त का शमन करता है, तिक्त रस से आम का पचन करता है। स्तंसन करने से कोष्ठ का जितना भी आम संचित है, कोष्ठ में बहुत सारी बीमारियां रहती है, जैसे क्रॉस डिजीज हो गया, या फिर ड्यूोडेनल अल्सर हो गया, उसमें भी ये पेट साफ कर देगा। और मधुर रस स्निग्ध होने से, शीत वीर्यात्मक होने से, बहुत ही मधुर विपाकी होने से बहुत अच्छा हीलिंग करने में सपोर्ट करता है। इसका हम लोग फल मज्जा का प्रयोग करते हैं, मूल का छाल का प्रयोग करते हैं, फूल का, पत्तों का, हम सब यूज करते हैं। और इसका जो फल मज्जा है वो 10 से 20 ग्राम प्रयोग करते हैं। विरेचन के लिए 20 से 40 ग्राम तक हम विरेचन द्रव्य बनाते हैं, क्वाथ बनाते हैं, देते हैं। मूल का छाल का काढ़ा हम लोग 60 ml से 120 ml तक पीने के लिए देते हैं। फूल 5 से 10 ग्राम तक हम सेवन कराते हैं। और पत्तों का भी हम लोग उद्वर्तन के लिए, बाह्य उपयोग, बही परिमार्जन चिकित्सा में इसका प्रयोग करते हैं। और इसी का मार्केट में आरक वदादी तेल, आरक वदादी अवलेह, आरक वदा रिष्ट, आरक वदादी कषाय, ऐसे बहुत सारे कल्प मार्केट में उपलब्ध हैं। और मैं आप लोग को और कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग कुछ बोलिए, फिर मैं बताऊंगा। चलिए, मैं आदरणीय महेंद्र सर, कंचन मैडम से बोलूंगा कि आप लोग कुछ बोलिए। कंचन मैडम आप हैं? कंचन मैडम नहीं है। वीना मैडम, महेंद्र सर कुछ बोलिए आरकवत के बारे में। सर, अमरदास के बारे में या आरकवत के बारे में आपने बता दिया। चरक में जो आया है वो बता दिया, सुश्रुत में आया वो बता दिया। अष्टांग हृदय में इसको विरेचन गण में और परस्कादि गण में, आरकवदादि गण में और श्यामादि गण में उपयोग किया गया है। और इसके अलावा जो केवल निघंटु है उसमें इसके बारे में बताया गया है कि आरक बधो हिमस्तिक्तु मधुरो मृदु रेचने गुरु दोष त्रय हरो ज्वर्म गुल्मोदर है शूल उदावर्त हृदरोग व्रण कच्छु प्रमेनुत तत्फलम श्रंसनम रुच्यम कुष्ठ पित्त कफापहम ज्वरे तु सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धि करम परम तद मज्जा साधु पाको अग्निकृत स्निग्धो और अनिल पित्त। हाँ, तो ये इस तरह इन रोगों पे भी काम करती है। और अपन जंगल में जो प्रयोग करते हैं, हरिद्रा मेह में इसका प्रयोग बताया। हरिद्रा मेह में इसके पत्तों का काढ़ा बना के यदि अपन प्रयोग करें तो उसमें रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा बात रक्त में अमलतास का जो मूल होता है उसको यदि अपन दूध के साथ में प्रयोग करें तो ये बात रक्त में प्रयोग अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा अंडकोश की जो वृद्धि होती है, हाइड्रोसिल वगैरह, उसमें अमलतास फल की मज्जा को और गाय के घी के साथ में प्रयोग करें तो ये हाइड्रोसिल में भी आराम करता है। और बेबंद में, कब्ज में, ये तो सब अपन प्रयोग करते ही हैं, पित्तोदर वगैरह में, तो इस सब के लिए तो अपन जनरली में इसका प्रयोग करते ही हैं। इसके अलावा जो मैं ये किताब थी उसके हिसाब से यदि देखें इसको, तो इसका औसत का प्रभाव है रेचक और कुष्ठक में, और स्रोतस पे प्रभाव करती है अन्नवह और रक्त में स्रोतस पे। और इसका जो स्निग्ध गुण है, इसलिए ये बात के रूक्ष गुण पे विशेष रूप से काम करती है। यदि बात के रूक्ष गुण को अपन कम करना, जैसे रुक्षता ज्यादा हो उस समय इसको प्रयोग करना हो तो अच्छा रिजल्ट आता है। अपन आरक बदादी का कषाय वगैरह प्रयोग करते हैं, अरिष्ट में प्रयोग करते हैं, और ये अलग अलग कंटेंट के हिसाब से इसमें अपन प्रयोग कर सकते हैं। और ये विशेष रूप से जो बात के गुण है रूक्ष पे, उस पर काम करता है, और पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण पे काम करता है सर।
इस प्रकार इसको प्रयोग हम अलग अलग बीमारियों के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। तुंडकीनी वगैरह में इसका लेप भी करते हैं, आपने भी बताया अभी। और कुष्ठ में इसका प्रयोग अपन जो कुष्ठ के स्किन डिजीज कोई भी हो उसमें जनरली में अपन इसके काढ़े का प्रयोग करते हैं, तो उसका रिजल्ट साथ में मिलता है, क्योंकि ये क्लेद को भी कम करता है, पित्त को भी कम करता है। तो उसके हिसाब से पित्त का जो उष्ण गुण है और तीक्ष्ण गुण है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। विसर्प और कुष्ठ दोनों में ही अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं पेट साफ करने के लिए। तो अंदर भी ये उसमें हीलिंग में भी आपने बताया क्योंकि स्निग्ध गुण है इसका, और इसमें एक स्थिर गुण भी होता है, तो उसके लिए ये काम करता है। स्थिर गुण होने से अपनी धातुओं को स्थिरीकरण करता है, मतलब धातुओं को अपने स्थिर रखता है, उनको कम या ज्यादा नहीं होने देता। तो स्थिर गुण भी इसमें गुरु का है। इस तरह इसको अपन अलग अलग हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं सर। आपने सर बहुत अच्छा महेंद्र सर बताया। प्रणाम सर। हाँ सर। सर ये पेट पर लेपन करके क्या 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 फायदा मिलेगा? पेट पे लेपन करने से इसका जो, क्योंकि इसमें जो गुण है वो सारे अपन यदि उनका लेप देखें चरक संहिता में, तो उसमें आप देखो कि सर उसमें अपन यदि कहीं विशेष रूप से जैसे विद्रजी वगैरह हो रही है तो उसमें अपन आरकपत के पत्तों का लेप कर सकते हैं। तो उसमें उसकी जो उष्णता है, जो उसमें तीक्ष्णता है, या उसमें जो पुए पड़ी हुई है उसको उसमें रिलीफ करता है सर ये। लेपन फूल करवाना, पत्र करवाना, नहीं तो ये पत्र 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 सर, पत्र। सर अभी तो अब ये दूसरे में वो प्रदरा में अच्छा चॉइस है ना, रक्त प्रदरा श्वेत प्रदरा में। सर अब ये सबसे बड़ी चीज है कि उन बीमारियों को देखने की बजाय किसी चीज के गुण कर्म देखो, हाँ और सर। गुण कर्म के देखने के हिसाब से उसके साथ चलो। अब ये आप मान के चलो कि यदि बात के रूक्ष गुण पे काम कर रहा है, ये सीधा सा मतलब हुआ, तो बात के रूक्ष गुण पे काम कर रहा है, तो जहां जहां आपको बात का रूक्ष गुण बढ़ा हुआ मिले, और रूक्ष गुण का क्या काम है, किसी चीज का शोषण करना। यदि अच्छा अपनी अच्छा धातुओं का शोषण हो रहा है, वहां पर कोई बहुत ज्यादा रुक्षता बढ़ी हुई है, तो उसमें अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं बिना झिझक के। तो इस तरह इसके रिजल्ट को इस तरह देखो, यदि पित्त का अच्छा। उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है, पित्त का उष्ण हाँ। तीक्ष्ण गुण का मतलब है कि जैसे बहुत ज्यादा दहा, जलन हम्म या हम्म डकार वगैरह या इस तरह की स्थिति आ रही हो, तो उसमें अपन काम हाँ कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से बजाय अपन कंटेंट के देखने के एक रास्ता बनाओ, उस रास्ते पर अपन किधर भी जा सकते हैं। ये नहीं कि फिक्स अच्छा एक ही रास्ता उसी से चलेंगे। यदि अपन दोषों के गुणक्रम देखेंगे तो उसके हिसाब से अपन कहीं भी किसी भी चीज को प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल अपन का हाथ और दिमाग बिल्कुल खुला रहेगा फिर। अच्छा और फिर ये अच्छा जो अपन के आचार्यों ने जो बताए हैं, या जो अलग अलग, जैसे हमने बताया केवल निघंटु में, अब इसमें अलग हाँ अलग बीमारी बताई है। अब ज्वर में भी हाँ बताया है, स्थूल में भी बताया है, उदावरत में बताया हम्म है, हृदय रोग में बताया हम्म है। तो इसके हम्म हिसाब से आप सोचो कि इन बीमारियों में अपन इसको किस तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बात रक्त में अब दूध के साथ में प्रयोग होता है, इसको अपन हाँ प्रयोग करते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रक्त हाँ पित्त में, जैसे रक्त पित्त में प्रयोग करते हैं, तो रक्त पित्त में अच्छा कैसे प्रयोग करते हैं कि अमलतास की फलमज्जा लो, और अमलतास हाँ की फलमज्जा में और मधु हम्म और शक्कर मिला हम्म के यदि प्रयोग करते हैं तो ये रक्त पित्त में भी काम करता है। तो इस तरह अच्छा इसको अपन अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। और यस विरेचन के लिए, छनसन के लिए तो अपन छोटे हम्म से बच्चे का लगाए, चाहे वृद्ध हो, चाहे क्षीण हो, चाहे ज्वर से बहुत ज्यादा पीड़ित हो, सबके लिए हम्म अपन प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तो इसमें तो कोई शंका शायद किसी को है ही नहीं, क्योंकि जनरल सभी इसका प्रयोग करते हैं। ये तो एक साधारण चीज है, सब जानते हैं, अमलतास का प्रयोग इसमें करते हैं। रही अच्छा पत्र की और मूल की, तो उनका अलग अलग अपन प्रयोग देख सकते हैं उसमें, और ग्रंथों के हिसाब से अपन इसमें चल सकते हैं सर। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा अच्छा हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है, अब ना इसका संग्रह विधि थोड़ा देखते हैं कि इसको कलेक्ट कैसे करते हैं। तो पका हुआ जो ये शेंग होता है, ये जो डंडे होते हैं, इसको 3 दिन तक हम लोग लेके आते हैं और बालू में रख देते हैं, बालू में या फिर धान्य राशि में डाल देते हैं, और फिर उसको निकाल के धूप में सुखाते हैं। तो फिर उसके बाद में हम इसको हिलाते हैं और फिर शुद्ध पात्र में रखते हैं। काढ़ा करने से इसकी कार्य शक्ति जो है वो थोड़ा कम होती है, इसलिए मज्जा का हम लोग हिम बनाते हैं, मतलब रात भर रख देते भिगो के और वो पीने को देते हैं। या फांट बनाते हैं गर्म पानी में डाल के, और इसका चूर्ण को डाल के और वो पीने के लिए देते हैं, तो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसको घुणा प्रिय भी बोलते हैं, मतलब इसमें जल्दी खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको ज्यादा देर तक नहीं रखना है, मतलब इसका यूज जल्दी जल्दी करना है। और अगर पुराना अगर हो गया है तो
तो वो फोड़ के गर्म करके पानी में लेके गर्म करके और अंदर का मज्जा निकाल के हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और गर्म पानी में डाल के उसमें दूध डालें, चीनी डालें, इलायची डालें और एक पेय बनाएं, तो पीने के लिए ये उत्तम पेय बन जाता है। त्रंसन कार्य के लिए इसका उपयोग करते हैं ये पेय का। वात और कफ नाशक यह कफ पित्त का त्रंसन कार्य करता है। यकृत उत्तेजना करता है, रक्त की शुद्धि करता है। और त्रंसन कार्य के साथ में इसको बोला है कोष्ठ शुद्धिकरम परम मृदु विरेचनानम श्रेष्ठ, चरक सूत्र स्थान में बोला है। इसके बारे में भाव प्रकाश में बोला है कि आरग बदो राजवृक्ष चंपाक चतुरंगुल आरवेतो व्याधिघाता कृतमाला सुवर्ण कर्णिकारो दीर्घफल स्वर्णांग स्वर्णभूषण आरग वदो गुरु स्वादु शीतल स्त्रंसनो मृदु ज्वर हृदरोग पित्तास्त्र वातोदावर्त शूलनु तत्फलम स्त्रंसनम रुच्यम कोष्ठ पित्त कफापरम ज्वरे तु सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धिकरम परम। मतलब ज्वर में सतत पथ्यकारी है, ज्वर में तो देना ही चाहिए। और चतुरंगलो मृदु विरेचनम श्रेष्ठ, ऐसा चरक सूत्र सन 25वां चैप्टर में जो अग्र संग्रह बताया है उसमें मृदु विरेचन में सर्वश्रेष्ठ चतुरंगुल को बोला है चरक जी ने। और चरक कल्प स्थान 8वां अध्याय में बोला है कि ज्वर हृदरोग वाताश्रुक उदावर्तादि रोगिषु राज वृक्षो अधिकम पथ्यो मृदु मधुर शीतल बाले वृद्धे शते क्षीणे सुकुमारे च मानवे यो जो मृदुनत अपायित्वाद विषय चतुरंगुला। मतलब ये बच्चों को दे सकते हैं, वृद्धों को दे सकते हैं, जिसको इंजरी हुई है, क्षत हुआ है, क्षीण रोगी है, जो कमजोर हो गया, बहुत क्षीण हो गया है, और सुकुमार है, सभी को हम लोग ये दे सकते हैं। सबसे सुखपूर्वक ज्वर को, हृदरोग को, वात का वात्रास्त्रिक मतलब वातरक्त में, और उदावर्त रोगी को ये बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। चलिए मैं आदरणीय बीना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ बोलिए मैम। डॉक्टर बीना मैडम जी। हाँ सर, बोलती हूँ। हमारे यहाँ पहाड़ों में सह्याद्री में बहुत बाहवा है। तो उसकी जो फूल रहते, मैं पत्ते तो कभी नहीं यूज किए, पर उसके पीले कलर के जो फूल रहते हैं तो उसका मैं आंवलेह बना के, जब फूल मिलते हैं तब उसका आंवलेह करके शुष्क कास में उसका मैं यूज करती हूँ। बहुत ज्यादा हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव तो नहीं डालते, तो आंवलेह ज्यादा दिन नहीं टिकता, वो खराब होता है बाद में, तो थोड़े ही दिन उसका यूज करना मिलता है। और जब सह्याद्री में ट्रेकिंग के लिए जाती हूँ सीजन में, तो मैं उसकी शेंगा जो फल्ली फल्ली बोलते हैं ना, तो वो मैं बहुत लेके आती हूँ। हमारे ग्रुप में सभी को मालूम है कि वीणा ये बहावा बहुत यूज करती है, तो मैं भी ग्रंथ में देख के उसको रेती में रख लेती हूँ 1 वीक, और बाद में उसका अंदर का जो गर रहता है तो मगर मैं फांट नहीं बनाती, मैं फांट काढ़ा बनाती हूँ उसका। 10 ग्राम उतना वो अंदर का मगज और हरी तकी उसमें थोड़ा देती हूँ, और ये जो मनुक के रहते हैं ना, वो भी उसमें डाल के वो काढ़ा पीने को देती हूँ। तो थोड़ा ज्यादा स्त्रौसन जो बहावा अकेला ही जो काम करता है, मगर वो बहुत सौम्य तरह से विरेचन करता है। तो ये थोड़ा ज्यादा हरी तकी से और मनुक्का से थोड़ा ज्यादा पेट साफ अच्छा होता है। तो मैं जब जब मेरे पास बहावा रहता है तो उसका मगज इस प्रकार मैं यूज करती हूँ। और रक्त पित्त में बोले तो सिर्फ मैं ऊर्ध्व रक्त पित्त में उसका यूज करती हूँ। हमारे यहाँ उन्हाळा बहुत ज्यादा रहता है, तो तब ना बहुत से लोगों को धूप में गए तो उनके नाक से, हमारे यहाँ उसको घोळाना फुटला असं म्हणतात ना, जब नाक से खून आता है तब ही मैं उसका यूज करती हूँ। बहुत अच्छी तरह से नाक से आने वाला खून, ब्लड है वो यही काढ़े से कम होता है, क्योंकि विरेचन होता है अच्छे प्रकार। शोथ है, समझो पाँव के ऊपर शोथ है या कुछ आघात से शोथ आया है, तो उसकी जो भावे के जो पत्ते हैं, तो उसको पीस कर उसकी चटनी सूजन के ऊपर
लगाने को मैं पेशेंट को ही बोल देती हूँ। बस इस प्रकार इतना ही इसका उपयोग मैं करती हूँ, इसके सिवा बहुत अच्छा ज्यादा आपने नहीं। प्रैक्टिकल बताया, हर चीज का आपने प्रैक्टिकल बताया, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत जी। तो ये अमलता से गुरु है, मधुर है, शीतल है, शीतल है, गर्म नहीं है, शीतल है, उत्तम रेचक है, ज्वर, हृदरोग, रक्तपित्त, वायु, उदावरत और शूल को दूर करता है। इसका फल जो है वह मृदु रेचक है, फल पूरा शेंगा अगर हम बोले तो मृदु रेचक है, रुचिकारक है, कुष्ठ, पित्त, कफ को दूर करने वाला है, ज्वर में सदा हितकारी है, कोष्ठ को शुद्ध करने में श्रेष्ठ बोला गया है। जैसे आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, वैसे यह भी पेट साफ करने में सर्वश्रेष्ठ है। और इसकी जो अंदर की गुद्दी होती है या मज्जा होती है वो अनुलोमिक है, दाह शमन करती है, वेदना स्थापक है, और यह मृदु विरेचनों में श्रेष्ठ है। इसका प्रयोग हम लोग ज्वरावस्था में कर सकते हैं। सुकुमार लोग जो बहुत नाजुक प्रकृति के लोग हैं, बाल बच्चे हैं, गर्भिणी हैं, गर्भिणी को भी कर सकते हैं, सेफ है। कोमल प्रकृति की नारियां जो होती हैं, स्त्रियां होती हैं, माता बहनें, उनको भी कर सकते हैं। और इसका प्रयोग अगर हम लोग सनाए के साथ करें या अवलेह बना के दें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे देने से किसी को मरोड़ आता है, हुरलास होता है, शूल होता है, अधमान हो सकता है। इसलिए स्वतंत्र प्रयोग में हम लोग, कुछ लोग अब कोष्ठ के हिसाब से रहता है, कोष्ठ कैसा है, क्रूर है कि मध्य है। कुछ लोग सनाई के साथ बनाते हैं तो वो अच्छा मानते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट स्वतंत्र रूप से करते हैं। अब वो देश के हिसाब से अलग अलग रहता है, किस देश में इंसान है, कहाँ पे स्निग्धता ज्यादा है कोष्ठ में, उस हिसाब से भी रहता है। और इसके बने गुलकंद टाइप बनाते हैं, मतलब आरगवत का गुलकंद, गुलाब के पंखुड़ियों के साथ गुलकंद बना के और प्रयोग करते हैं। रक्त की उष्णता बढ़ जाती है और मल संचित हो जाते हैं तो आम वात और वातरक्त हो जाते हैं, उसमें इसका प्रयोग विरेचन के लिए करते हैं। जिनको कब्जियत की शिकायत हमेशा रहती है उनको इसका प्रयोग अल्प मात्रा में सेवन करते हैं। अधिक प्रयोग करने से अगर ज्यादा किया तो साइड इफेक्ट भी है कि मूत्र का रंग गहरे बादामी रंग का हो जाता है। ज्वर में करते हैं, मधुमेह में अगर विरेचन की आवश्यकता हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग कॉफी का जो सत्व होता है उसमें इसकी मिलावट करके इसको बेचते हैं, लेकिन वो गलत है। इसका लेप आमवात में, वातरक्त में, व्रणशोथ में करते हैं, लेप के रूप में, व्रणशोथ, वातरक्त और आमवात में। तो पेन किलर है ये, केवल लेप लगा दिया तो भी, क्योंकि ये वहां का पाचन करेगा और वहां का क्लेद को दूर करता है। इसके बीज जो होते हैं वो वामक होते हैं, बीजों का चूर्ण हम लोग वमन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। 5 से 7 बीज अगर प्रयोग करें ना, इसलिए आरगवत का गुद्दी का प्रयोग हम लोग विरेचन के करते हैं, लेकिन बीज है वो वमन के लिए, वामक है। और छाल का क्वाद का कवल करने से गले की हर बीमारियां, कंठ की हर बीमारियां ठीक होती है। उसमें पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन देखिए, टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन देखिए, या फिर जो भी है वहां पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, जो भी है वहां पे जो भी इन्फ्लेमेशन है, पैरोटिड ग्लैंड, सब ये ठीक कर देता है कवल और गंडुश करने से। और पत्तों का रस अर्दित में पिलाया जाता है। अर्दित व्याधि जो बेल्स पाल्सी या ये रहता है फेशियल पैरालिसिस, उसमें करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अंग घात हुए वहां पे इसको मलते हैं पत्तों का रस, तो वो ठीक कर देता है। दाद है, एक्ने है, एक्जिमा है, चर्चिका है, तो इसको हम लगाते हैं तो वो कुष्ठ को नष्ट कर देता है। मतलब शुद्र कुष्ठ हो या बड़ा कुष्ठ, उन सबको ये निकाल दे। इसका गुण है पत्तों का उद्वर्तन करना है या लेप लगाना है। और इसकी मूल जो रहती है जड़, वो तीव्र विरेचक और ज्वरहर होती है। और इसका जो गुद्दी होता है या मज्जा, उस हम 4 से 8 ग्राम तक इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे, और कोई बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। कंचन मैडम शायद बिजी हैं, कोई और कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। कौन बोलना चाहेगा आरगवत के बारे में? जितेंद्र कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आदरणीय जितेंद्र कुमार जी। प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बोलिए। प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा तो आपने बताया, और महेंद्र सर, बीना मैडम भी बहुत अच्छा बता दिया। जो आपने जितना पर्याय उनका क्या बोला ना, उन सबसे ही उनका गुण आ जाता है सर। जो आपने बोला उसे कल्याणकारी बोलते हैं, वो कल्याण करते हैं। और वो कृतमाल उन्हें भी बोला जाता है, क्योंकि ये कि माला के आकार में दिखाया जाता है। सर उड़ीसा में भी हमारा भी जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ भी बहुत आरक्त वृक्ष है। उड़िया में उसे को सुनारी बोलते हैं, क्योंकि वे सोने जैसे फूल होते हैं
और उसे भी हमारा यह जो माताएं बहना है वो भी उसे श्रृंगार के रूप में भी उसको यूज करते हैं सर। और वो तो बहुत वो ज्वरांतक है, आपने बोला कांडुग्न है, कुष्ठग्न है, सूजन को कम करते हैं। शायद उस उनके जो मूल का जो त्वक होता है और कांड में जो त्वक होता है उनमें 10 से 20% शायद टैनिन रहता है। शायद इसलिए में वो वेदना स्थापन है और वो अच्छा वेदना स्थापन करते हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जो वो त्वक को अच्छी तरह पीस कर जहाँ इन्फ्लामेशन है वहां पर लगा देने से भी वो भी ठीक हो जाता है, हमने भी दिखा है। और वो इसके बाद भी हमने उसका प्रयोग भी जो आरब्धादि अबलह रूप में आता है, श्वासकाश में भी उनका प्रयोग हम करते हैं। और वो उनका जो आपने बताया जो कवल धारण करने के लिए उनका फूल से भी हम कवल और वो क्वाथ बना के भी हिमक्वाथ बना के भी धारण करते हैं सर। इस तरह उनका प्रयोग बहुत रोग में होता है और जो हेपाटोमेगाली में भी उनका प्रयोग भी किया जाता है सर। इस तरह उनका प्रयोग हमने किया है सर। इतना सा बोलूंगा सर। और ना ये परुषक आदि वाग्भट में और आयुर्वेद में अगर हम लोग देखें ना तो औषधियां दो प्रकार की होती है। एक अंत परिमार्जन के लिए प्रयोग करते हैं, एक बहि परिमार्जन के प्रयोग करते हैं। तो इसके मतलब चरक संहिता में जो तीसरा अध्याय है उसमें बहि परिमार्जन के लिए जो उद्वर्तन के लिए सारे चूर्ण और लेप प्रदेप प्रलेप ये सब बताए, उसमें आरगवदी अध्याय तीसरा अध्याय है। तो सिद्धतम कुष्ठहर योगों में आरगवद को सबसे ज्यादा नाम दिया है, मतलब पहला स्थान दिया है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। कहीं पर भी मोदी जी जाते हैं तो सब लोग मोदी मोदी बोलते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे कुष्ठतम चीजों में जो वही परिमार्जन में वो आरगवत करता है। मतलब इसका कितना ज्यादा महत्व है कि हर स्किन डिजीज में इसके पत्तों का उद्वर्तन, चूर्ण का उद्वर्तन करना चाहिए। इंटरनल तो है ही, वो फल मज्जा तो इंटरनल करेगा ही वैसे कार्य करके, लेकिन कुष्ठ के लिए वही परिमार्जन में इसका सबसे ज्यादा। और कुष्ठ में हम इंटरनली खदीर को बोलते हैं कुष्ठ हरण श्रेष्ठा, लेकिन इंटरनली, लेकिन वही परिमार्जन में देखें तो आरगवद का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। चलिए आप लोग और कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं, किसी को कुछ सर भी आप टीमवी में कभी गए हैं क्या? हाँ मैं गया हूँ टीमावी। वहां पे है एक, कितना अच्छा फूलता है, बहुत हाँ सुंदर दिखता है वो। हाँ, और हमारे भारतीय विद्यापीठ में भी है सब जगह। और दिल्ली में तो आप इतना देखेंगे ना, बंदर तो इसको इतना खिलते हैं। दिल्ली में आप कहीं पर भी जाइए सब जगह आरगवद आरगवद आरगवद, अभी उसके फूल भी आए हैं सब जगह दिल्ली में, फरवरी में और आएंगे उसके। इसके फल मज्जा में शुगर जो रहता है वो 60% रहता है। और इसमें ग्लूटीन रहता है, पेक्टिन रहता है, रंजक द्रव्य रहते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट रहता है, कुछ क्षार रहता है, कुछ पानी रहता है, कुछ निर्यात रहता है। हाँ, आप लोग कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं आप बाह्य लोग। उपयोग के लिए आपने ये पत्तों का चूर्ण बोला ना, हाँ जी, कि हरा पत्ता यूज करना है। हरा पत्ता को सुखा के उसका चूर्ण बना के और आप उसका उद्वर्तन करें कुष्ठ व्याधि में, सोरियासिस हो गया, कोई भी उदुम्बर कुष्ठ हो गया, कपाल कुष्ठ हो गया, सभी में अलग अलग तरह से यूज करना है। तो ये कफग्न कार्य होगा क्या वहीं पे? कफग्न और क्लेदग्न और कुष्ठग्न और ले, कंडुग्न, कंडुग्न भी हाँ, होगा। अच्छा। मतलब हील कर देगा वो जो त्वचा रक्त मांसलसी का इसकी दृष्टि होती है ना, त्वचा रक्त हाँ मांसलसी हाँ उनकी हाँ। दृष्टि होती है, तो इंटरनली तो ये काम करता ही करता है। उद्वर्तन से स्थानिक रूप से वहां का भ्राजक पित्त को स्टिमुलेट कर देता है, क्लेद को निकालता है और नया स्किन लाने का मतलब ग्रेनुलेशन टिश्यू लाता है, हाँ हाँ सेल लाता है। हाँ इतना बढ़िया है। सर हमारा जो मदर है ना उनका सारे ड्राई एक्जिमा था। वो हाँ तो उस जो वो त्वक को वो पीस के लगाया तो 2 महीना में वो ठीक हो गया, जो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था, लेकिन ये आरब्ध में ही ठीक हुआ था सर। सर हाँ, और ना ये अमेरिकन या अंग्रेजों को पता नहीं है, नहीं तो पता होगा तो पूरा दिल्ली का सारा पेड़ लेके चलिए, इतना सर अच्छा है। यहाँ भी उड़ीसा में सर बहुत ज्यादा भी मिलता है सर, भुवनेश्वर में भी ज्यादा यही वृक्ष लगा है सर। हाँ, ये अंग्रेजों को पता नहीं, नहीं तो पेटेंट ले लेंगे इसका। हाँ, सर मनीषा मैडम बोल रहे हैं आरवत कपिलावट्टी भी है विरेचन के लिए,
कृमिघ्न कार्य करता है कपिला, तो आरगवत कपिलावटी मिलता है मार्केट में। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? मंजूषा मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। मंजूनाथ जी, आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं? इतना बढ़िया ये डर्माटोलॉजिस्ट अगर इसका हेलो यूज करे तो। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। सर, इसमें इसका मैं प्रयोग करती हूँ अर्घवदादि क्वाथ का, कषायम का। जी तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें मृदुरेचक है, शोथर है, ज्वरघ्न है, कफ जी निशारक है। कुष्ठ में सबसे अच्छा प्रयोग करती हूँ मैं। फिस्टुला में भी इसका प्रयोग की हूँ। कभी कभी बर्निंग होता है विरेचन में, तो ये कूलिंग लैक्सेटिव का भी काम करता है। इसमें जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लौह जैसे बताए आप, इसकी भी पोषक तत्वों की भी आपूर्ति हो जाती है। और कषाय में बहुत अच्छी औषधियां इसमें डली रहती हैं, जैसे इंद्रायण है, पाठा है, अमृता है, सहचरा, कुलथ, पटोला, रगभत, कुष्ठ, सिगरू, चिरबिलव, और ये अपना खरंज, निम्ब, चित्रक, शुंठी। तो दीपन पाचन के साथ और ये हीलिंग का भी इसका काम बहुत फास्ट है और बहुत तात्कालिक लाभ मिलता है इसमें। अल्सरेशन में, यूरिनरी डिसऑर्डर में भी इसका यदि हम विरेचन के लिए प्रयोग करते हैं तो, और अदर विरेचन की जो हम देते हैं औषधियां पेशेंट को, उससे ये ज्यादा अच्छा काम करता है। पेशेंटों को ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। और जैसे महिलाओं के लिए भी, गर्भवती महिला है तो उसको भी विबंध में कम मात्रा में इसको जल मिला करके और देते हैं, तो उनको भी विरेचन में भी अच्छा काम करता है। दद्रू के लिए तो बहुत ही अच्छा है। फेशियल पैरालिसिस में भी विरेचन के लिए साथ में देते हैं। तो ऐसा मैंने इसका प्रयोग किया है। और पत्रों को लेप में बना करके, पुलटिश बना के बांधना, तो जैसे मैडम ने पूरा बताया इसको तो बहुत अच्छे से, और सर ने भी बताया, तो ये बहुत ही विरेचन के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसको नित्य में भी सेवन करते हैं, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल ऐसे देती हूँ मैं पेशेंट को। जी जी सर। हाँ, और जो आर्गवधादी कषाय यूज करती हूँ विरेचन के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो डोज कितना है उसका? ये इसका आरक बदादी कषाय मैडम 2 तरह का आता है। एक तो आरक बदादी कषाय जो सारंगधर संहिता में वो है, एक आरक बदादी गण का कषाय आता है। हाँ, तो आरक मुख्यतः बदादी जो सारंगधर संहिता में, उसमें आरक बद है, हरित की है और कुटकी है और 2 को और हैं, 5 कंटेंट है उसमें। शायद पटोल है एक और चिरायता है। तो इसका उपयोग भी अपन जनरली कुष्ठ रोगों में, क्योंकि सारे कंटेंट इसी तरह के जो मृदु विरेचन भी करेंगे और हम्म, पित्त पे भी काम करेंगे। तो अपन जो कुष्ठ के रोग में जब देते हैं विरेचन के लिए, जब उसका प्रयोग करते हैं। और आरक बदादी गण का भी उपयोग अच्छा हो, क्योंकि उसमें भी सारे कंटेंट उसी प्रकार के डाले हैं। तो लेकिन जो जनरली में, क्योंकि 5 का ही मैंने बनाया था और उसको ही मैंने उपयोग किया, तो उसका अच्छा रिजल्ट मैंने देखा, कोई दिक्कत उससे आई नहीं। जैसे अपन को जो कहीं भी इस तरह का कुष्ठ का अपन ट्रीटमेंट करें और विरेचन के लिए अपन को देना ही पड़ता है, निश्चित बात है। स्किन का सोरासिस वगैरह का पेशेंट हो, उसको भी अपन, क्योंकि कफ का जनरली जो सोरासिस मिलता है वो कफ का इसी मिलता है, बात का। तो इसको उसको उसी हिसाब से प्रयोग करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज है इसका, जो मैंने ये सोच के इसको ज्यादा उपयोग किया, कि इसका स्थिर गुण है। स्थिर गुण का मतलब है कोई चीज स्किन में जम रही है तो इसको उसको हटाना है, तो उसको पे ये काम करेगा, तो उसके हिसाब से उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। मतलब वहां से उसको तुरंत ये हटा देता है उस जगह को, उस जगह से, और वहां पर कफ को पिघला के, और वो जो खुजली बार बार चलती है, वहां पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है उससे। हाँ जी, हाँ जी, वो इचिंग होती है। विसर्प में भी इसका जो श्लेष्मक कफ है उसको भी ये अच्छा समन करता है, और एक अच्छा कॉम्प्लेक्स भी आता है स्किन में इसके इसके उपयोग से। जी आप भी वही यूज करती हो क्या मैम? हाँ जी, हाँ जी हाँ, मैम। फिरायता वाला। हाँ जी, हाँ जी, जो कंटेंट मैंने बताया मेरा, हाँ, उसमें ये रहता है सब। मृदुरेचक भी है, ज्वरग्न भी है, कफग्न भी है, और शोथहर भी है। और जैसे हम एवियन में भी देते हैं, एवियन के पेशेंट को रेचन के हाँ, लिए, हाँ, जैसे सर बताते हैं कि कुष्ठ की तरह इसकी चिकित्सा करना चाहिए, तो फिर मैं इसको उनमें भी इसको देना शुरू कर दिया एवियन मैंने। मतलब अस्थिगत कुष्ठ जैसा होता है, तो हाँ, उसमें भी हाँ, ये बहुत बढ़िया काम करता है। हाँ सर, तो वो आपका वो ले करके मैंने फिर उसको इसमें देना शुरू अल्सरेटिव किया। कोलाइटिस में भी काम करता है, क्योंकि वहां पे पेट साफ होना जरूरी है, क्योंकि वो कफ का पूरा वो म्यूकस आते रहते हैं ना प्रवाहिका, उसमें आरक हाँ, बदादी हाँ, कषाय दीजिए, पेट रोज का रोज साफ होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है वो कम हो जाएगा।
और स्निग्ध है तो वो हील भी करता है, बहुत अच्छा है। हाँ जी सर। और वो जो अभी कोलोन कैंसर वाली जो पेशेंट थी उसको भी मैं बहुत कम मात्रा 5 ml की डोज से 20 ml तक का देते हैं, उसको 5 ml चला रहे हैं। तो वो जो जलांश है उसका भी शोषण करता है और मृदु और बर्निंग भी नहीं होती, उसको अच्छा रेचन होता है उसमें। जी हाँ, पित्त जन्य भी उसमें दाह में हम लोग इसको विरेचन के लिए दे सकते हैं। दूसरा बात सर है। ये इसलिए जितना कि विरेचन है कि जब फलतरकाजी विरेचन वो भी करता है, लेकिन वो रूक्ष विरेचन है हाँ, और ये स्निग्ध विरेचन है। स्निग्ध और इसमें विरेचन। पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, तो इसलिए ये इसका उसी में ज्यादा उपयोग है। और मृत्यु होने से ये जो अंग है वहाँ कॉन्स्टिपेशन वगैरह, पेन वगैरह उस तरह का कुछ नहीं करता। छोटे बच्चे को अपन यदि साल भर का भी बच्चा है तो उसको अपन आराम से प्रयोग कर सकते हैं, कहीं अपन को सोचना नहीं पड़ता इसको इस दें या विरेचन को नहीं दें। हाँ जी सर, इसको जैसे कृमि वाले पेशेंट होते हैं बच्चे, काफी लंबे समय तक उनको कृमि रहती है, और जैसे कृमि कुठारस, कृमि घन गुलिका ये सब सेवन कराने के बाद फिर आरगवत विरेचन के लिए। कपिलावटी यहाँ महाराष्ट्र में देते हैं, आरगवत कपिलावटी बच्चों को, हाँ फिट्स हाँ कपिला। हाँ, जी। और गर्भिणी अवस्था में भी हमें विचार करना पड़ता है क्या विरेचन नहीं देना है, तो नहीं, ये उसमें तो बोला है आरक। बिंदास दीजिए। हाँ इसमें इसमें विरेचन का नहीं विचार करने पड़े, क्यों कपिला का मतलब कंपिल हो गया, तो कंपिलक भी वही काम करेगा साथ में। जो ये सर बता रहे हैं कंपिलक, तो कंपिलक भी तो कृमि के लिए काम करता है स्पेशली, कृमि के तो लिए। हाँ अच्छा रिजल्ट मिल गया दोनों का। भाई हाँ अपन जो काम करते हैं कि कृमि के लिए, वो कहते हैं कृमि मरे भी और निकले भी। तो हाँ अपन को विरेचन के लिए और कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि अपन आरक पद और कंपिल दे रहे हैं तो एक हाँ मार देगा एक निकाल देगा, काम खत्म हुआ। हाँ, कंपिलक और खुद भी सर इसके विरेचन भी करता है। केमिक जी हाँ जी, हाँ जी मैम क्या केमिकल बोल। कंटेंट्स जो भी है ना मैम, तो ये पोषक का भी काम करता है ना, पोषक तत्व हाँ भी है इसमें। हाँ, हो तो ब्रीच भी ऐसा नहीं करता कि है। बहुत वीकनेस आ हाँ गई इसलिए है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में देते हैं ना, तो वो हील करता है। जो अल्सरेशन है बड़े बड़े, उसको हील कर देगा, म्यूकोजल मेम्ब्रेन बना देगा। इतना बढ़िया है। और एक इसकी एक कल्प का कितना अच्छा अच्छा तरह वही हर तो, एक के अनुभव संग्रहित हो रहे हैं सर। कि इसकी जो हम गुदा यूज कर रहे हैं ना, गुदा खुद हाँ हील करने की, क्योंकि स्निग्ध है वो विरेचन स्निग्ध है। है, लेकिन स्निग्ध होने से हम्म, हील करते जाता है। हाँ हाँ, और ना कालिदास जी जो थे, वो पूरा संस्कृत में जब काव्य लिखते थे, महाकाव्य, अभिज्ञान शकुंतलम, और बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने, मतलब मेघदूत। मेघदूत वगैरह, तो वो हम्म, कल्पना करते थे। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि निरपाकंकार भूषित स्वर्ण युक्त राज मुकुट, मतलब राजा का मुकुट जिस तरह से होता है, वैसे यह राजा के मुकुट जैसा पहावा का वृक्ष, आरगवत का वृक्ष है, राजा के मुकुट की तरह से दिख रहा है, सोने का मुकुट, ऐसे उन्होंने कहा है। इतना उन्होंने कल्पना की, इतनी अच्छी अच्छी। राजमुद्रा ये इसका पर्यायी नाम है ना। राज मुद्रा तो नहीं पता। राज, महाराज द्रुम है, महाराज द्रुम। महाराजा द्रुम, हाँ। राज वृक्ष है सर, राज, आरकपद, राज राजवृक्ष, वृक्ष, संपात, शतरंगुल, राजवृक्ष। आर्वेद, व्याधिघात, कृतमाल, सुवर्णक, कर्णकार, दीर्घफल, स्वर्णांग, स्वर्णभूषण, ये सब इसी के नाम है। ये जो भाप्रकाश में दिए सारे नाम ही तो हैं ये। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने ये आरकपद बोला और कि राज वृक्ष है, राजा है ये। संपादक चतुरंगुल है। जी, राजा ने एक स्वर्ण युक्त मुकुट पहना है, पूरा स्वर्ण युक्त राजा है ये, ऐसा राज वृक्ष है, ऐसा कालिदास जी ने वर्णन किया है। जी। और महेंद्र सर आज कौन सा बुक लेके बैठे आप? वही वाला, सर का फेवरेट। मजा आ गया सब लेकिन लोग। सर का बात सुन के। अभी आप लोग भी जो भी बताते हैं बहुत मजा आता है। सर ने जो भेजा है ना, उससे मैं पढ़ता हूँ। ये औषधि गुण है, रस मधुर है, गुण में स्निग्ध प्लस प्लस, गुरु प्लस प्लस मृदु, वीर है शीत प्लस प्लस, विपाक मधुर। फिर औषध प्रभाव है, रेचक है, कुष्ठग्न है। स्त्रोतस में देखे तो अन्न व स्त्रोतस को अच्छा काम करता है, उसको ठीक करता है। रक्त व स्त्रोतस पे काम है। और दोषों में देखें तो वात में देखें तो प्लस प्लस, वात पे, पित्त पे 3 प्लस है, कफ पे 2 प्लस है। मतलब ज्यादा ये पित्त और कफ, पित्त पे ज्यादा ये काम करता है, वात पित्त। विरेचन करके। हाँ, और तरतम गुण में देखें तो ये वायु की रुक्षता को कम कर देता है, वायु के हाँ लघु गुण को ठीक करता है क्योंकि गुरु है। वायु के हाँ। चल गुण और विशद गुण और खर गुण को अच्छा करता है क्योंकि स्निग्ध है। और हम्म, गुरु है तो चल गुण को, मतलब उसको मंद भी है ना, तो चल गुण को कम कर देगा। विशद है तो तीक्ष्णता को कम कर देगा।
ठीक है। फिर पित्त का अगर देखें तो उष्णता को कम कर देता है, तीक्ष्णता को कम करता है। फिर कटुता को, अगर पित्त कटु रस से बढ़ा हुआ है तो उसको बैलेंस कर देगा। फिर कफ का देखें तो यह कफ के स्थिर गुण को बैलेंस कर देता है, कफ के पिछिल गुण को बैलेंस कर देता है। ऐसा सर के किताब के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, है ना। और बाकी तो हमने निघंटु रत्नाकर का एक है, मज्जा तु मधुरा पाके स्निग्धम चाग्नि विवर्धनी, मतलब ये मधुर विपाक की स्निग्ध है, अग्नि को बढ़ाती है। रेचिका पित्त वातनम, पित्त वात को व्याधियों में रेचन करती है, नाचिका उसको नष्ट करती है। और माधव निदान में क्या है, नहीं, राज निघंटु, गद निघंटु, इसमें बोला है कि रक्त पित्त हर स्त्रंसी, मृदु मधुर शीतला, रक्त पित्त को दूर करती है, स्त्रंसन कार्य करती है, मृदु है, मधुर और शीतल है। सुकुमारे शिशो वृद्ध है, राज वृक्षो विरेचना, मतलब ये सुकुमार लोगों के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए ये राज वृक्ष है, विरेचन में श्रेष्ठ है। और बाकी तो हमने रेफरेंसेस पढ़ लिए ज्यादातर, हाँ सब पढ़ लिए। आप लोग कुछ सर बोलना ये चाहें? कॉटरी से इस कितना बुक में अच्छा सर एक ही जगह कलेक्शन दे दिया सारा, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, तो आपका सारे किताब, ग्रंथों के कलेक्शन दे दिए, पूरा दे दिया, और अपने हिसाब से इसको अपन ने एक तरह से इनका इसके बारे में डिटेल अपन बस्ता बना के एक बस्ता बना दिया, उसके हाँ हिसाब से इसको कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा किताब है। चलिए बाकी लोग कुछ बोलिए, गंगवार सर, भोसले सर, अंजलि मैडम, डॉक्टर चेतन मेहता जी, अभय सर, कुछ बोलिए। आप लोगों ने यूज किया है आरगवत का? मंजूनाथ सर जी? मैंने इसको जो कलेक्शन किया, उसको हाँ ऐसा किया कि वो ले आया, मैं लाके उनको मैंने पहले नाज में रख दिया, और हाँ उनको निकाल के उनके गूदे को और धूप में सुखा लिया। और हाँ, धूप में सुखाया वो करीबन 1.5-2 महीने में जाके सूखा वो, और सूख जी। के उसको पाउडर बना लिया। अब उसका मैं उपयोग अलग अलग चीजों में अपने हिसाब से तो कर रहा आप हूँ सर। बाहर की जो दवाइयां विरेचन की, वो भी बच गया ना आपका? आपको फ्री में दवाई मिल गया, इतना मेहनत करके फ्री में दवाई मिल गया, पेशेंट, गरीब पेशेंट को भी आप दे सकते हैं। नहीं सर, रिजल्ट भी तो है इसका। अपन जैसे मैं रिजल्ट, तो जनरली जो ये मैं अब जैसे अम्ल पित्त का पेशेंट हुआ या हाँ कुष्ठ का पेशेंट हुआ, इस हाँ तरह के पेशेंट में ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे रक्त पित्त का मतलब ये हुआ, इसमें जैसे अपन हार्ट वगैरह का कोई पेशेंट हो, उसमें हाँ निश्चिंत होकर अपन दे सकते हैं, कहीं दिक्कत ही नहीं है। तो हाँ इस तरह के पेशेंट में मैं इसको उपयोग करता हूँ जनरली में। आरक हाँ बदादी कसाय को सभी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जो उसको उपयोग करता हूँ, इसलिए मैंने आरक बदादी जो बनाया था वो कसाय, वो खुद ही हाँ बनाया, उसमें सारे कुटकी वगैरह डाल के, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही निकल रहा है। हाँ, मतलब मगर हम वो गरीब पाउडर हो लोगों गई को, उसकी, वो गुर्दे की क्या मैडम? पाउडर हो गई, पाउडर हाँ हो गई पाउडर हो गया गुर्दे की। मैडम, वो पाउडर हो किसमें? गया बिल्कुल। वो खलबत्ते में कूट के की? हाँ पहले मैंने उसको कई बार बीच बीच में कूटता रहा, सुखाता रहा, कूटता रहा, सुखाता रहा। फिर धीरे धीरे 1.5 महीने में जाके बिल्कुल सूख गया, और उसके बाद में फिर उसको मिक्सी से मैं बारीक करके और काम ले लिया। एक आज बनाया था मैंने, वो ये क्या नाम है उनका, जमदग इंसन का यकृत पिलिया, आज उसको तैयार किया है मैंने। उसका रिजल्ट मैंने पहले लिया था, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है उसका। 15 दिन में, क्या 12 दिन में 12 है फैटी लीवर को, सेकंड ग्रेड तक। भूमि तो ज्ञान बांटे वो सबको बताओ, कछु अपनी कृपा बना बहुत जैसे बढ़िया। चलिए बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। चंपा मैडम, मंजूषा मैडम, कुछ बोलिए प्लीज आप लोग भी। हरिहर सर कुछ बोलिए, शांतनु नेगी जी कुछ बोलिए, हरिहर सर, पटनायक सर, सपना मैडम, प्रियंका पांडे जी, कुछ बोलिए। आप लोगों ने कुछ यूज किया है क्या, कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर, नहीं सर, और तो कुछ नहीं बोलना चाहते। आप बच्चों में, आरगवत का यूज करिए सर, दिल्ली में बहुत मिलता है ये। हाँ, नहीं बच्चों में यूज यहाँ करते हैं सब, वो जी हाँ, जितेंद्र कुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? मिलता है ना सर, हाँ जी, तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। अच्छा, हाँ जितेंद्र कुमार जी, उड़ीसा के डॉक्टर, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अरे जो आपने बताया और वो महेंद्र सर ने बताया उस तरह ही हम उड़ीसा में उसका सर यूज करते हैं। और जो मैंने एक एक्सपीरियंस सर बताया, मेरे माँ को हुआ था एक ड्राई एक्जिमा, वो जो त्वक को पीसकर उनको लगाने से वो बिल्कुल ठीक हो गया सर। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने दिखा है। और आप और ऊपर से जगह तो लेप लगा देते थे माता जी को?
हाँ, लेप लगाया। वो माँ को थोड़ा भी उनको मैंने ही बताया था। उनको थोड़ा उस टाइम पर मैंने आयुर्वेदिक पढ़ रहा था कॉलेज में। तो उनका एक ड्राई एक्जिमा हुआ जो अच्छा नहीं हुआ। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा उनको मालूम था जो घरेलू नुस्खा। हमारा गांव में एक था, हमारा जो बाड़ी में एक था, वही सुनारी का वृक्ष, उनका छाल लाकर वो पीस के लगाया तो मैंने दिखा 2 महीना में बिल्कुल ठीक हो गया सर। उनका जो राइट हैंड का एल्बो है ना, वो एल्बो में वो एक्जिमा था सर, मैंने दिखा है। वही तो, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कितना पैसा लेते हैं, तब भी ठीक नहीं होता पूरा। और ये तो आपका कितना बढ़िया है। हाँ सर। सर वो तो सर सर उनमें जो वेदनास्थापन जो ये टैनिन के वजह से होता है ना सर, हाँ, अदर कुछ और भी। वही टैनिन ही रहता है। पैक्टिन, टैनिन, ग्लूटीन, ऐसे ऐसे द्रव्य रहते हैं। सर ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आज का लेक्चर छाल कैसा का लगा प्रयोग सर? करना है, एक्जिमा हेलो में सर। छाल का प्रयोग करना है कि पत्ते का? हाँ, जो छाल का प्रयोग उन्होंने माता ने किया था, जो सर ने बताया, महेंद्र सर ने बताया, और वो जो मनीषा मैडम ने भी छाल का बताया भी, कि पत्तों का भी, दोनों का पत्तों का प्रयोग। भी। हाँ सर जितेंद्र दोनों। कुमार जी, आपको कैसा लगा आज का सेशन? सर, बहुत अच्छा लगा सर। आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब सर। मुझे हर सेशन बहुत अच्छा सर लगता है। इतना सर, बहुत उस दिन जो आपने रात में जो पेशेंट का केस टेकिंग किया ना, जिनको पाँव में मुनमुन कुमार या मनीषा मैडम को लाया था, बिहार का जो जो शिक्षयित्री है, हाँ, जो उनको स्किन पाँव में जो प्रॉब्लम है सर, इतना अच्छा आपने केस टेकिंग किया तो मुझे फाइनली बहुत अच्छा लगा। अब उनका जो मानसिक लेवल है, जो फिजिकल लेवल है, और उसके बाद भी उसका आध्यात्मिक लेवल भी आपने बता दिया कि आप सूर्य नमस्कार करो। और धीरे धीरे इतना अच्छा वो केस्टिंग में एक बार फिर सुना सर पीछे, तो इतना अच्छा हुआ। जो मैंने भी पहले बताया था सर कि जो आचार्य चरक ने बताते हैं कि ज्ञान वृद्धि प्रदीपेन जो न विशति तत्वविद आतुरस्य अंतरात्मानं न स्वरोगम चिकित्सति। सर उस दिन ही आपने क्या किया, धीरे धीरे उनका जो अंतरात्मा में बिल्कुल प्रवेश हो गया सर। और उनका चेहरा में जो फाइनली जो इतना वो खुश थे, उसमें भी मैंने सोचा उनका रोग आधा अच्छा हो गया सर। उसके बाद तो आप औषधि का प्रयोग बताया, सूर्य देव को नमस्कार करने के लिए बताया, जो भ्राजक पित्त में कैसा रिलेशन होता है वो बताया। वो बहुत सारे अच्छा लगा। हर सेशन सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल से सर बोलता हूँ, इसमें कोई किसको प्रेज करना नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली सर मैं तो बहुत 2 महीना में मेरा बहुत कुछ आ गया सर। अभी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया सर। आज तो बहुत अच्छा लगा सर। जी। तो ऐसे हम और डीप में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। बहुत मजा सर आता है। बिल्कुल सर, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। आप लोग, बाकी लोग कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, प्रणाम हेलो सर। सर। एक एक करके। शांतनु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। सर एक डाउट था, एक जगह मैंने रेफरेंस में कहीं पढ़ा था, मतलब सोरियासिस के लिए लेप था वो, कुष्ठ के लिए। तो हम्म। उसमें जैसे मंजिष्ठा चूर्ण, दारू हरिद्रा, सिद्धार्थक स्नान चूर्ण, मुस्ता चक्रमर्त वगैरह, ये सारे योग थे, उनको दही के साथ घोल के लेप लगाने को बोला गया था। तो जैसे इस वाली कंडीशन में अगर ड्राई एक्जिमा वाली कंडीशन या कोई जो हम बाह्य प्रयोग इसका करेंगे, तो इसका जो लेप करेंगे सर, इस वाली कंडीशन इसमें मतलब आरकवत को दही के साथ यूज कर सकते हैं या? दही नहीं बोला है, दही के ऊपर का पानी बोला है, दही मंड बोला है। आप फिर से पढ़िए, हर जगह दही मंड बोला है, ऊपर का पानी। तो वो अच्छा। क्या करता है, वो हील करने में सपोर्ट करता है, दही नहीं बोला है। जी जी दही जी। का यूज करना है तो पंचामृत बोला है। हमारे सर बोलते हैं कि दूध, दही, मध, घी और जो मिश्री डाल के जो पंचामृत है वो कर सकते हैं हम लोग। दही डायरेक्ट यूज नहीं बोला है, दही का पानी बोला है। ओके, तो दही का पानी मतलब क्या रोल प्ले करता है ऊपर सर? का मैं पानी जो है ना, वो शीत होता है और वो उष्टग्न रहता है, मतलब वो नष्ट करता है वो चीजों को। दही अगर लेंगे तो वो उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि दही उष्ण रहता हाँ है। वही सर, क्योंकि दही तो गर्म थी बट उसमें दिया हुआ था, तब वो डाउट था थोड़ा ना। वो अभिसंधि गुण का होता है। लेकिन पंचामृत बनाते हैं तो उसमें 5 चीजें होती है, तो वो ऐसा गुण बन जाता है कि वो सोरियासिस में दाह और पाक और वो ड्राइनेस, वो सबको कम करता है। ओके। पंचामृत में हम घी भी डालते हैं, मधु भी डालते हैं, तो हील करता है वो, एंटीबायोटिक जैसा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर।
भोसले सर, आदरणीय भोसले सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर। हाँ सर, बोलिए। हेलो सर। इसका जो स्ट्रॉन्सन इफेक्ट है ना, वो सिर्फ कोस्ट पर है या स्त्रोतोगत सब दृष्टि पर होता है? सब ये पूरा जीआईटी ट्रैक्ट में सारे मल को निकाल देता है पूरा। अब वहां से पूरा मल निकल जाएगा तो अपने आप फिर अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होने लगा, अच्छा अन्न पचने लगा। इसलिए वो कचरा उचरा सब साफ कर देता है, पकाए नहीं, बिना बाकी ऐसे भी निकाल देता है। हाँ। बाकी स्त्रोतों दृष्टि में वो ऐसा उसका इफेक्ट है क्या? तो हमको ज्यादा दिन देना पड़ेगा अगर बाकी स्रोतों दृष्टि के लिए देना है तो। सर इसमें जो अपन की आज की सोच है वो ये है कि हर स्रोतस में आमाशय, पक्वाशय और जो ग्रहणी यानी पश्चिमाशय सब में होते हैं। तो अपन का जब कोई काम करता है ड्रग्स, अपन केवल जो महास्रोतस है या जो अन्नमय स्रोतस है उसको ही अपन आमाशय अभी और उसका उदाहरण दिया है ना कि जैसे बांध का पानी खोल दिया तो पानी निकल गया तो सब जगह के पानी सूख जाएंगे। वैसे ही अगर हमने जीआईटी ट्रैक्ट को, महास्रोतस को खोल दिया तो सबका ओपनिंग तो रसवा रक्तवा सबका एक कहीं ना कहीं ओपनिंग आई ना ये महास्रोतस में। तो एक जगह से कचरा निकाला तो बाकी तो कचरा निकलते ही जाएंगे धीरे 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 धीरे। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। जी बोलिए बाकी और लोग। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, आदरणीय प्रदीप सर, सुमन कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए प्लीज। हाँ सर, इसका अपन जैसे गैंग्रीन की चिकित्सा होती है कंडीशंस, उसमें आयुर्वेद का प्रयोग किया जा सकता है सर? क्या वॉश करने के लिए? वैसे वॉश करने के लिए तो आरगवदादी कषाय बोला है, पंचवल्कल को आरगवदादी कषाय। सुश्रुत में तो हर जगह बोला है इसका प्रयोग, और इंटरनली भी कफज व्याधियों के लिए बोला है, कफ पित्त। नहीं सर, जैसे सर अपन कुष्ठ में तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन जैसे प्रमेह की गैंग्रीन की अवस्था होने वाली होती है, जैसे मान ली सर टो है ना, जो टो फिंगर्स, उनमें तो अपन उसमें अगर इनका गैंग्रीन आरगवदादी होके ब्लैक हो कषाय गया, और जी सर। एकदम ब्लैक हो गया तो वो तो डेंजरस। हाँ ब्लैक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैक सर हो इसका हरिद्रा में प्रयोग किया। हरिद्रा में कब आएगा? जब ब्लड आएगा साथ में। स्टार्टिंग है जैसे हरिद्रा सर। में जब होगा तो इसका मतलब उसकी किडनी में से कहीं ना कहीं से ब्लड आया, उसके बाद में कलर चेंज होकर हरिद्रा में बनेगा वो। हाँ, तो इसका मतलब गैंग्रेन अंदर तो हुआ, कहीं ना कहीं पाक तो हुआ, जी जी उसमें काम करता है ये, काम करेगा ना सर। हाँ स्टार्टिंग में काम कर करेगा। सकते जी सर, मतलब अपन गैंग्रीन के पेशेंट को या उस प्रोग्रेसिव कंडीशन है सर उनकी, तो हम उनको आरगवदादी कषाय दे सकते हैं। हाँ, देना चाहिए। शोधन होते जाएगा, वो ठीक होते जाएगा। और सर प्रमेह भी है उनको, उसमें भी इस तरीके से भी काम कर मीठा लेगा, ना दे, ऐसा दोनों ना ही दे तरीके से। चीनी जी डाल के मिश्री डाल के ना दे, ऐसे दे सकते हैं। नहीं, कषाय में सर होते हैं ना, मतलब जो रेडीमेड आता है सर मार्केट में, है उसमें तो तो वो कुछ शुगर नहीं, लेवल बढ़ा देगा, बढ़ा उसको देगा ना। हाँ। और ये सर जैसे कषायम टैबलेट्स आती है, वो प्रयोग कर सकते हैं हम, है हाँ, ना कर जैसे। सकते हैं। हाँ, सबसे अच्छा है जी फ्रेश लेके आए, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो लेप वगैरह लगाने और बाह्य और अंदर दोनों तरीके से, है ना हाँ, सर? जी सर। जी बहुत अच्छा आप लोगों ने बात किया जी। गैंग्रीन में एकदम अगर ब्लैक हो गया तो वो तो टॉक्सिन हो जाता है, और वो डेड अगर हो गया पूरा तो फिर तो वो कट करना पड़ता है, एम्पुटेट करना पड़ता है, नहीं तो डेथ हो सकती है। हमारे चिकित्सा पद्धति में क्या है उसके लिए? असाध्य है, असाध्य। उसमें भी मतलब हमें वो सर्जरी करना पड़ता है। उस रोगी को छोड़ देना चाहिए? ऐसा बोला है, सुश्रुत संहिता में बोला है कि उसका हम और सर्जरी ही करना चाहिए। वो पूरा गैंग्रीन होके सड़ गया है तो उसके लिए शल्य से वो निकाल देना चाहिए, शल्य चिकित्सा से, ऐसे बोला है। सर पहले फिंगर को कट कर देते हैं, फिर ये पूरा थाई तक लाते हैं कट करते हुए, तो हाँ। इसलिए और हम पेशेंट। कुछ देना चाहें तो शिलाजीत वगैरह देते हैं कि शिथिलता कम हो। जैसे आपके पेशेंट को भी शिलाजीत और गुगुल ये सब दे सकते हैं तो वो हील होगा। लेकिन गैंग्रीन में काला हो गया, वो चीजें पूरा काला होके एकदम खराब हो गया, तब तो कुछ नहीं कर सकते। वो सबसे डेंजरस कंडीशन होती है। उसमें भी गैस गैंग्रीन होता है, लिक्विड गैंग्रीन होता है और वेट गैंग्रीन होता है। चलिए मैं उस पे एक लेक्चर लेता हूँ। जी डायबिटिक जी जी रिलेटेड गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन, जी सर, वेट गैंग्रीन। ड्राई है, एक पेशेंट है ड्राई है एकदम,
और वो फिंगर और ये फिंगर तक तो उसका काफी ब्लैक हो गया है, हाँ तो उसको मैं एक दिन लाऊंगी प्लेटफॉर्म पे सर। लाइए। जी ठीक है, अभी 8:05 हो गया, मैं सेशन बंद करता हूँ, हम इस पे और चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोग 9 बजे आइए, 9 बजे पेशेंट। थैंक यू, प्रणाम सर।